तो आप सभी को नमस्ते फिर से। और 6 मासिक अध्ययन सत्र के आखिरी से लगभग आखिरी सत्र है कहूँगा मैं। हेलो, ठीक है ठीक है बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ। तो वाङ्मय का पठन तो पूरा हो गया, 1 जुलाई से शुरू हुआ था। आपने परिचय शिविर से अपनी शुरुआत की थी ना जी, 23 जून से। तो एक ऐसे हैं जो 23 जून से शिविर कर रही लगातार। 23 से 30 जून श्री राम भाई का परिचय सत्र था और परिचय के बाद आपने 1 जुलाई से सत्र को कंटिन्यू कर लिया। तो इस पूरे दौर में आप सब के सब चारों दर्शन, जीर्णोदय परिचय, 3 वाद, 3 शास्त्र और संविधान, इन सब का आपका पठन पूरा हो गया। तो यह एक किस्म से सार सत्र है जो 7 दिनों में कैसे अध्ययन में आगे बढ़ें, कि आगे अभी आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो पूरे हो जाएं और उसके बाद आगे की कैसी स्थिति रहे। तो इसको हम अध्ययन प्रक्रिया भी बोलते हैं कई बार, है ना, कि आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, या अभ्यास के क्रम में किस तरह से आप व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास की ओर जाने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है कि आप विचार अभ्यास को ठीक से कर लें, शास्त्रों में एक किस्म से पारंगत से हो जाए, कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, वाङ्मय में जो कुछ लिखा है उसको लेकर स्पष्टता बन जाए। तो वो स्पष्टता कैसे बने, और कुछ बिंदु जो आपको लगे होंगे कहीं पे संशय है, कहीं पे आपको लगता होगा कि अस्पष्टता है, कभी इतने सारे प्रबोधक है। भैया मैं वही कह रहा था कि ये सबसे सौभाग्यशाली ग्रुप है जिनको कि लगभग सभी वरिष्ठ प्रबोधक को सुनने का मौका मिल गया। ऐसा बहुत कम होता है। पिछले साल तो हम अच्छे खासे क्राइसिस में थे, मेरे ख्याल है तो चंद्रशेखर भाई, मैं इसके क्राइसिस बोलते कि पिछले साल मैंने 3 या 4 किताब ली थी, 3.5 किताब। इसमें संविधान भी था, जनवाद तो था ही, अभ्यास दर्शन भी था, सब। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग कम से कम लें, वो हमारी कोशिश रहती, ताकि अधिक से अधिक लोगों से आपका एक एक्सपोजर भी हो जाता है, समझ भी बनती है। तो हर तरफ से मैं कहूँगा कि इस सत्र को पूरा करने के लिए हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ साथी हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय आदरणीय बाबा जी के साथ में लगाया। तो बाबा जी के साथ में जो समय लगाए हैं भैया, उनका एकमात्र लक्ष्य भैया का ये रहा कि दर्शन को किस तरह से आत्मसात कर ले पूरा। तो हम में से जितने भी लोग आप सुनते हैं, साधन भैया के बिना बात अधूरी रहती है। तो साधन भैया के साथ मैं वही चर्चा शेयर करा था, 1997 की याद करता हूँ भैया घटना को। पहली बार परिचय शुरू हुआ था, अब आपको तो याद होगा नहीं सब। हम लोग जब आए थे रायपुर से, तो आपने 97 में, तो आपने प्रकाश को बहुत अच्छे से रखा था आपसे गोष्ठी के दौरान। सत्य जी का शिविर था और भैया ने इतने बढ़िया ढंग से हमको प्रकाश, बिंब, प्रतिबिंब, अनुबिंब, ये सारी चर्चा, प्रत्यानुबिंब, ये पढ़ते ना अपन। तो अब हमको लगता था कि साइंस इतनी गहराई में दर्शन कहाँ से आ गया, नए नए थे तो समझ में नहीं आता था। स्वयं से सत्य जी ने चर्चा छेड़ी थी भैया थोड़ी सी प्रकाश को लेकर, तो फिर आपसे स्पष्टता अच्छे से हमको मिली थी। तो समझ में आया था कि साधन भैया काफ़ी गहराई के साथ अध्ययन कर रहे हैं बाबा जी के साथ में। 97 मई 97, 22 मई से 29 मई, तो वो पहला शिविर था। उस पहले शिविर में साधन भैया को सुनकर समझ में आ गया था कि बाबा जी के साथ में कुछ ज्ञानी लोग हैं जिनसे हमको काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो हुआ भी ऐसा, बाबा जी की बातें समझ में नहीं आती थी, साधन भैया से समझ में आ जाता था।
तो जब भी हम जाते थे अमरकंटक, तो अमरकंटक में साधन भी एक साथ अलग से बैठा करती थी। वो सिलसिला आज भी जारी है और हम सबको लाभ मिलता है साधन जैसी चर्चा करने के बाद, यानी हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप लोग को बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, एक अलग इनसाइट आपको देखने को मिलेगा, एक अलग दृष्टिकोण भी आपको संभवतः देखने को मिल जाए कि तो 6 महीने गुजर गए और ये बात हमको बताई नहीं आप लोगों ने। तो ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ में कि इस ढंग से हमने सोचा नहीं। जैसे पाठक जी ने कुछ अलग रखा, तो हर प्रवक्ता कुछ ना कुछ अलग रखते ही हैं अपने ढंग से, बट साधन भैया दर्शन के ही प्रकाश में सारी बातों को रखते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि बाबा जी ने जैसा कहा यथावत, इनकी स्मृति आप जानते हैं, उसमें प्रश्न नहीं है। तो चाहे संस्कृत मिष्ट ढंग से बाबा जी ने जो बात रखी, तो उसको उन्हीं शब्दों में साधन भी रखते हैं। तो ये मैं बस ऐसे याद कर रहा था, आज आप सवेरे एक चर्चा हो रही थी, भी हल्का सा याद कर रहा था कि आप किस तरह से शब्दों का उद्भव जो संस्कृत से हुआ, तो संस्कृत का अर्थ बताते हुए आप रखते चीज़ों को। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आप लोग आपके जो भी प्रश्न उठ सकते हैं और जैसे स्ट्रक्चर आप लोग बना लें और साधन भी जैसा सोचते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है साधन भैया, तो धन्यवाद। उसके लिए बहुत धन्यवाद। बाबा जी को नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, सत्र की शुरुआत करते हैं। बताइए। क्या हमारे गुरुजी बोर्ड में नहीं लिखते थे, इसलिए मैं भी नहीं लिखता। बताइए कैसा करें, स्टार्ट कैसे करें? आप ही लोग के पास है ना बॉल को। दर्शन में अध्ययन थोड़ा सा अलग अर्थ में है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अध्ययन। दर्शन में इतना भाग अध्ययन नहीं। पहला जो चरण है उसका नाम है सुनना, श्रवण। दूसरा भाग है मनन। कई प्रकार के चीजें सुने रहते हैं, उन सब सुने चीजों में तालमेल बैठा लेना, इसका नाम है मनन। मतलब जीवन भी चलाता है, ब्रेन भी चलाता है, दोनों में फिर कौन चलाता है, कैसे चलाता है, इस प्रकार के आपस में कई प्रकार के सेंटेंस। एक वाक्य का एक अर्थ बनता है, लेकिन दो तीन वाक्य लेते हैं, फिर उसमें अर्थ एकदम अलग बनेगा। एक वाक्य का आदमी कहीं भी कोई भी अर्थ ले सकता है, लेकिन उसके साथ और 5 वाक्य हो तो एक ही अर्थ हो। ऐसा करके जितनी ज़्यादा चीज़ें जुड़ती है, तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएं, उस प्रक्रिया का नाम है मनन। मंथन करना बोलते हैं जिसको। मोटे तौर पे जैसे एक होता है विश्लेषण। विश्लेषण माने किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जैसे मान लीजिए चाय कैसे बनती है। तो चाय बनने के लिए भैया सबसे पहले पतीला लेना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, शक्कर डालना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा, फिर पकाना। यदि आप चाय पतीला नहीं लेंगे, आग जलाएंगे, उसके बाद फिर चाय पत्ती, शक्कर, दूध, उसके बाद पतीला डालेंगे, नहीं, आग ही बुझ जाएगी। तो एक क्रम है। ये क्रम बिगड़ने के बाद कुछ और बनेगा। पहले पतीला, उसमें पानी, पानी में पतीला नहीं जाएगा, बर्तन माने। तो वो क्रम बिगड़ा माने गया। तो ये जो क्रम है, उसके बाद फिर इसमें टाइम है। पानी डालने के बाद कितने देर उबलना है, उसके बाद चाय पत्ती कितना डालना है, कितने देर उबलना है, फिर शक्कर डालना है कितने देर, फिर दूध कितने देर, ये सब एक क्रम है। इस पूरे क्रम को हम जोड़ लिए, इसका नाम है चाय। लेकिन जब चाय कैसे बनी उस प्रक्रिया में जाएंगे, तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो इसका नाम है विश्लेषण, किसी भी प्रक्रिया का टुकड़ा करना।
और इस पूरे टुकड़े को जोड़ना, वो एक प्रक्रिया। उसको सामान्य भाषा में संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस। हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं। हमको बचपन में अभ्यास कराया जाता है, एक छोटा सा 7 टुकड़ा का एक ये होता है, उसको टुकड़े करने अलग अलग जोड़ के अलग अलग चीजें बनाते रहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे अंदर होते ही रहती है, जीवन करते ही रहता है। तो विश्लेषण, तुलन होते हैं। और ये जो जोड़ने और तोड़ने के बाद हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो मनन का काम होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष निकलने के बाद उसका साक्षात्कार होगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। देखिए, विश्लेषण में क्या हुआ, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ा, तोड़ा, उसके बाद उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में जोड़ के और कुछ बना सकते। ऐसे जोड़ तोड़ना जोड़ने का कोई सीमा नहीं, मतलब कितने भी प्रकार हो सकते। वो एग्जैक्ट सही प्रकार कौन सा है वो साक्षात्कार तय करे। तो इसी को यदि हम और दूसरी भाषा में बोलने की कोशिश करें तो जैसे बाबा जी बोल रहे हैं कि अमानव को भी ब्रह्म भासता है, अनुभव दर्शन में लिखा हुआ। माने हर किसी को दिखता है कि ये खाली है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो आकाश को नहीं पहचानता, लेकिन उसका मीनिंग पता है। उस मीनिंग में अभी तक वैज्ञानिक परेशान है। जैसे बाबा जी बोलते हैं ये पारगामी है, वो नहीं समझ में आ रहा। पारदर्शी है, समझ में आ रहा है। पारगामी है, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यदि वस्तु पारगामी है फिर वस्तु है नहीं, ऐसा लगता है। तो ये तर्क एक सीमा तक और आगे गया। तो एक सीमा तक भास है, उसके आगे उसका एक निश्चित प्रक्रिया है, उसको तर्क विधि से सम्मत होना बोल रहे हैं, उसका नाम है आभास। आभास होने के बाद एक निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष के बाद आएगा साक्षात्कार। निष्कर्ष यदि नहीं आएगा तो कभी भी साक्षात्कार नहीं। ये ज्यादा खास बात है। हाँ, उसी को मतलब विवेचना, विश्लेषण। देखिए, विश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहे हैं। तुलन में क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 6 प्रकार के तुलन है, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। तो प्रिय एक प्रकार का तुलन है, मुझे अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लीजिए मैंने मीठा खाया, तो मीठा मुझे अप्रिय लगा। इन्होंने भी मीठा खाया, इनको मीठा प्रिय लगा। वही मीठा है, किसी को प्रिय लगा, किसी को अप्रिय लगा। मैंने करेला खाया, कड़वा लगा, इनको भी कड़वा लगा। लेकिन मेरे को करेला प्रिय है, इनको अप्रिय। तो वही मीठा, खट्टा, कड़वा जो भी चीज है, वो एक स्टेप जब ऊपर जाता है वृत्ति में, तो वृत्ति उसको अलग प्रकार से तय करता है कि मीठा है पर अप्रिय है। कोई बोलता है मीठा ही है लेकिन। तो मन में जो भी चीजें हुई, मीठा खट्टा, ये मन में हुआ, ये वृत्ति के पास जैसे ही गया, वृत्ति ने उसको अलग प्रकार से ग्रुप बना लिया, ये प्रिय, ये अप्रिय, ये हित, ये अहित, ये न्याय, ऐसे करके 6 टुकड़े में। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन का आधार क्या है वृत्ति के पास? केवल मन, कोई दूसरा स्रोत नहीं। मन के पास इंफॉर्मेशन का आधार क्या है? केवल शरीर। बिना शरीर के इंफॉर्मेशन नहीं, नहीं तो फिर शरीर की जरूरत ही नहीं होती। अस्तित्व में शरीर की जरूरत क्यों होती है? वैसे जागृत हो जाता। तो पूरे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं
शरीर से मन में आ रही है, मन से वृत्ति में जा रही है, वृत्ति से चित्त में जाएगी, चित्त से बुद्धि में जाएगी, बुद्धि से आत्मा, या मन के इंफॉर्मेशन को वृत्ति जांचेगा, वृत्ति के जचे हुए चीज को चित्त अलग प्रकार से जांचेगा, उसको बुद्धि अलग प्रकार से जांचेगी, आत्मा फाइनल ठप्पा लगाएगी। तो ये एक प्रक्रिया हुई। जैसे मान लीजिए एक बहुत सामान्य भाषा है, जैसे हमको दिखता है कि सूरज उगा, तो सूरज उगने के पहले का आप सीन देखेंगे ना, थोड़ा सा रोशनी छा गया सूरज, अभी सूरज नहीं दिख रहा। थोड़े देर के बाद देखेंगे थोड़ा सा टुकड़ा दिख रहा है लाल रंग का, पूरा नहीं दिख रहा, रोशनी थोड़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया लगता है। फिर 5 मिनट के बाद देखेंगे पूरा लाल हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, रोशनी और बढ़ गई। और 5 मिनट के बाद देखेंगे अब वो क्षितिज से थोड़ा ऊपर आ गया, उसका लालिमा थोड़ी कम हो गई, थोड़ी चमक आ गई, प्रकाश बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया। फिर थोड़े देर में देखेंगे और ऊपर हुआ, और चमक हुई, और प्रकाश हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा। ऐसा करते करते ऊपर गए। अब ये जो सूचनाएं हैं ये हमारे पास आ गई। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सुबह उठा, पहले एकदम अंधेरा था, फिर देखा कि एकदम सफेद सूरज, 2 मिनट के बाद देखा कि सूरज थोड़ा ऊपर है, लाल हो गया। आप बोलेंगे झूठ बोल, क्यों? आपके पास एक रिकॉर्डेड चित्र है, आप उससे तुलना करें, बोलेंगे झूठ। ठीक है, तो ये जो एक आधार है, इस आधार को जोड़कर वृत्ति समय नाम की चीज की कल्पना करें, या एक क्रम बना लिया। मैंने झूठ किस आधार पे बोला? जो एक क्रम मैंने देखा हुआ है उसके विपरीत आपने कुछ भी बोला, उसको मैं बोलूंगा आप झूठ बोल। माने ये जो क्रम है वो सत्य है, इसके अलावा कोई चीज है वो असत्य। तो वृत्ति का काम है इस क्रम को बना लेना। तो मन की ही सूचना को वृत्ति ने क्रम में बना दिया, उसी को वृत्ति ने समय के रूप में बदल दिया, उसी को समय कह रहे हैं। तो वही सूचना से वृत्ति ने उसको समय बनाया, क्रम बनाया, इसका नाम है विश्लेषण। मन समय नहीं बना रहा, उन्हीं सूचनाओं को मन ले रहा है, लेकिन उन्हीं सूचनाओं से वृत्ति आगे की कोई चीज बना दिया, उसका नाम है समय। तो ये वृत्ति की विशेषता है, ये मन नहीं कर सकता, या चित्त भी नहीं करेगा, या वृत्ति भी नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, यही करेगा। हमने वृत्ति से बना ली। तो मन से कोई चीज वृत्ति में पहुंची तो उसको उन्होंने टुकड़े में तोड़ा। वैसे ही देखेंगे जिसको हम तुलना कह रहे हैं, तो प्रिय भी एक प्रकार की तुलना है, हित भी एक प्रकार की तुलना है, 6 प्रकार के हम तुलन सुने। लेकिन लंबा और छोटा, कोई लंबा है कोई छोटा, कोई मोटा है कोई पतला, कोई काला है कोई सफेद है, कोई डार्क ब्लैक है कोई लाइट ब्लैक है, कोई रेड है डार्क रेड है, कोई हल्का रेड है, कोई तेज गति है कोई स्लो गति है। ये भी तुलना ही है, लेकिन इस चीज को हम विश्लेषण, एक प्रकार से वृत्ति कर यही चीज रही है, लेकिन एक भाग को हम तुलना कह रहे हैं, एक भाग को हम विश्लेषण कह रहे हैं। ठीक है, तो है एक ही चीज। अब ये विश्लेषण के बाद निष्कर्ष जब पहुंचेगा, इस निष्कर्ष के आधार पर तय होगा साक्षात्कार हुआ या नहीं। यदि विश्लेषण नहीं होगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो कभी भी साक्षात्कार नहीं। जैसे साक्षात्कार का बिंदु क्या हुआ, जैसे मानव अमर है कि नहीं, मानव का कोई पार्ट अमर है कि नहीं, जीवन नाम की कोई चीज है कि नहीं, तो ये पहले हमको तर्क में स्पष्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको साक्षात्कार होगा, उसके बाद ही अनुभव होगा। इसीलिए इसको अध्ययन विधि कहते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि सीधा हमने सुना और डायरेक्ट अनुभव, माने बीच की विधि कुछ भी नहीं है, तो फिर अध्ययन विधि नहीं है। अभी जो भारतीय परंपरा को बाबा जी ने बार बार मना किया है, और विज्ञान को बाबा जी ने बार बार अप्रिशिएट किया कि विज्ञान ने तर्क को स्वीकारा, तर्क को आगे माना, और विज्ञान तर्क से बहुत सारी चीजें निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अंतरिक्ष का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ बैठे बैठे निकालो, वहां गया नहीं।
यहाँ बैठे बैठे चांद का क्लाइमेट निकाला, मंगल का निकाला, और सफलतापूर्वक अपने यान को वहां लैंड करा दे। यहीं बैठ के किया ना, कि और कोई विधि? तो ये क्या है? इसको बोलेंगे आभास। एग्जैक्ट निष्कर्ष निकाला बिना गए। ठीक है। तो वृत्ति में इतनी ताकत होती है कि वो एग्जैक्ट निष्कर्ष निकाल। तो वृत्ति और चित्त के बीच में ये पूरी क्रिया हो रही है, इसको अपन आभास कह रहे हैं। मन और वृत्ति के बीच में जो क्रिया हो रही है उसको अपन कह रहे हैं भास। भास नहीं होगा तो आभास होगा ही नहीं। क्यों? पहले पता है कि मंगल है, फिर मंगल में जाने की बात होगी, वो सोचना चाहिए। बहुत सारी मंगल की सूचनाएं आएंगी। तो मन और वृत्ति के बीच में भास होगा। जो भास हुआ उसी चीज का और आगे जब शोध होगा उसको आभास कहेंगे, उसमें निष्कर्ष आएगा, तभी फिर आगे जाके प्रतीति होगी। तो अब जो भी प्रक्रिया है क्या है? अध्ययन की प्रक्रिया क्या है? पहले भास होना, इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं सूचना हो। जैसे चार अवस्था है तो गाय है, पूरे सबने गाय देखा हुआ, कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, मनुष्य है, पेड़ है, पत्थर है, मिट्टी है। ये इसको हमने पहले निगाह में देख लिया। इसके बाद इनके अंतर संबंध की बात करेंगे। मान लीजिए तो आप सोचेंगे कि पेड़ पहले आया कि मिट्टी पहले आया। मान लो पेड़ आ गया तो पेड़ खड़ा कहाँ रहेगा? मिट्टी नहीं होगा तो क्या पेड़ खड़ा रह पाएगा? पेड़ खाएगा क्या? पानी चाहिए, हवा चाहिए। तो अपने आप तर्क विधि से हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पहले पदार्थावस्था आई, उसके बाद ही प्राणावस्था आई, उसके पहले प्राणावस्था आ ही नहीं सकती। दूसरा एक और नियंत्रण पता चला, कभी भी प्राणावस्था पदार्थावस्था से ज्यादा नहीं हो पाएगा। संभव नहीं। तो इसी जो सूचना मिली उसको जब क्रम से जमा रहे हैं तो समझ में आता है कि पदार्थावस्था पहले आया, फिर प्राणावस्था आया, फिर जीवावस्था आया, फिर ज्ञानावस्था। तो हमको एक तर्क कहाँ से मिल गया? ये विश्लेषण में मिल गया, आभास हुआ, ये निष्कर्ष निकला। अब फिर इसका साक्षात्कार। इसी को बाबा जी नियति क्रम बोलते हैं। तो विज्ञान ने बहुत सारी चीजें बता दिया है, जैसे डार्विन ने बहुत सारी चीजें बोला, लगभग बाबा जी ने उसको लगभग समर्थन किया। लगभग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डार्विन केवल एक चीज बोल रहा है कि एक्सीडेंटली हो गया है, और कहाँ तक होगा उसको नहीं बता पाया। बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं, एक्सीडेंटली बिल्कुल नहीं हुआ है। एक ऐसा शरीर चाहिए जहाँ से जीवन अपने आप को व्यक्त कर सके, वैसा शरीर के लिए वैसा ब्रेन चाहिए, तो उसके लिए मानव ही बनना। तो जितनी भी भौतिक और रासायनिक जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उसका जो गंतव्य है या उसकी जो डेस्टिनी है वो क्या है? वो मानव शरीर है, मानव ब्रेन है। उसके क्रम में सारी चीजें बनी। अब वहां से बैक कैलकुलेशन करिए, सब दिखेगा। हमको लास्ट वाला बिंदु मिल गया, उनको लास्ट वाला बिंदु ही नहीं मिला। तो इसके आधार पर चार अवस्था। तो ये आभास पे ये सारी चीजों को होगा, इस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे। इसी के मूल रूप में प्राणावस्था में डीएनए को देखा गया, जो कुछ करता नहीं, वो केवल बैठा है। उसके बैठे रहने से अपने आप एक प्रकार की क्रियाएं। डीएनए कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता। यदि डीएनए रासायनिक क्रिया करे तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। वो केवल बैठा है, उसके चलते बाकी सारी चीजें वही रासायनिक क्रिया कर रही। उसी प्रकार के रस को लेगा, बाकी को लेगा ही नहीं। जैसे एक ही जमीन में इमली भी हो रहा है और नीम भी हो रहा है और गन्ना भी हो रहा है, उसी रसों को वो लेके दूसरी चीज बना रहा है। जमीन से ही ले रहा है ना। एक उसको लेकर मीठा चीज बनाया, एक उसी चीज को लेकर खट्टा चीज बनाया, एक कड़वा चीज बनाया। एक कौन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है? वो डीएनए जो बैठा। डीएनए डायरेक्टली कुछ भी क्रिया नहीं कर रहा है। तो ये क्रम से हम
अध्ययन करेंगे तो इसका अध्ययन अभी साइंस ने अच्छे ढंग से करा दिया है। इसमें आभास हो रहा है और आभास होने के बाद प्रतीति वाली चीज पर सोचना है, तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं कि ये लोगों ने उसको माना ही नहीं कि सभी सुखी हो सकते। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ऊपर में एक आदमी बैठेगा, एक ट्रायंगल बना दिया, ऊपर में एक होगा, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 100 होगा, फिर 1000 होगा, फिर लाख होगा, करोड़ होगा, ऐसा करके उन्होंने पिरामिड बना दिया। ऊपर एक ही है, उसके बाद 2 ही 4 होंगे, फिर 10-20 ही, तो सब सुखी नहीं हो। जैसा फूड चेन होता है ना जानवरों का, पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े को बड़े वाले कीड़े खाएंगे, उसको जानवर खाएगा, फाइनली इसको शेर। हम फूड चेन बना के उसको सबसे ऊपर में बैठा दें, तो वो मान ही नहीं रहे। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञानावस्था में ऐसा नहीं होगा, ज्ञानावस्था में न्याय करेंगे, जीवावस्था में संतुलन, माने शेर जो है जंगली जानवरों को खाएगा, कितना खाएगा कि उसकी भी प्रजाति बने रहे, हमारी भी बने। इतना कभी नहीं खाएगा कि वो खत्म हो जाए। यदि सारे शाकाहारी खत्म हो जाएं तो मांसाहारी तो मर जाएंगे। तो प्रकृति में शाकाहारी और मांसाहारी का एक नियम, एक अनुपात बना हुआ। जैसे हम बोले ना, पदार्थावस्था से प्राणावस्था कभी भी ज्यादा नहीं है, वैसे प्राणावस्था से जीवावस्था कभी भी ज्यादा नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, है ना। इसका नाम है संतुलन। जीवावस्था से ज्ञानावस्था, जीवावस्था में शाकाहारी और मांसाहारी है, तो मांसाहारी कभी भी ज्यादा नहीं हो। तो आप स्टडी करिए, शाकाहारियों की आयु अधिक है, शाकाहारियों का प्रजनन रेट अधिक है, शाकाहारियों का प्रजाति बहुत अधिक है। शेर 15 साल 20 साल जीता है, मर गया। हाथी 100 साल जी रहा है, गाय 20 साल जी रही है। इनके शेर के बच्चे एक साल में 2 भी नहीं हो पा रहे, सुअर के एक साल में 24 हो रहे, उसको खाता है। तो ये एक बना हुआ है, प्रजाति ज्यादा है, प्रजनन रेट ज्यादा है, आयु ज्यादा है, इस ढंग से एक चीज बना संतुलन। तो अभी जो इन लोगों ने पढ़ा, मॉडर्न लोगों ने, इन्होंने यही संतुलन को ज्ञानावस्था में फिट करने के लिए सोचा और पूरी सोशल थ्योरीज बनी। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल उसको मना कर रहा है कि बोले मानव ऐसा जीता ही नहीं है, मानव न्याय धर्म सत्य के आधार पर जिए, माने जीने देकर जिएगा। माँ बाप बच्चे को पहले खिलाएंगे फिर खुद खाएं, तो नहीं होता। तो बच्चों के लिए पहले अनुकूलता देंगे, फिर वो जिएंगे। तो उनका जीने का पूरा पर्पस क्या है, उनके लिए अधिक अनुकूलता देना। वहां पर वो नहीं है जो जीवावस्था में संतुलन है, वो नहीं है। इसका नाम दिया उन्होंने न्याय धर्म और सत्य। तो न्याय धर्म और सत्य जो है, ये स्वीकार होने के बाद पूरे चित्रण को हम दूसरे प्रकार से देखेंगे। जैसे हमको गंतव्य पता चल गया, मानव का तृप्ति बिंदु पता चल गया, तो ये वाला जो चीज है, इसके आधार पर सारी चीजों को देखें। और ये जो देख लिए हमने एक बार, इसका नाम है साक्षात्कार। तो देखने के लिए पहले नीचे का विश्लेषण भी चाहिए, उसके बिना तो दिखेगा ही। उसके बाद दिख जाएगा, दिखने के बाद फिर हम ऐसे जीने की कोशिश को बढ़ाएंगे। तो जिसको हम अध्ययन प्रक्रिया बोल रहे हैं, अध्ययन प्रक्रिया क्या है? पहले सूचना को कलेक्ट करना, दूसरा सूचना को विश्लेषण पूर्वक प्रोसेस करना, निष्कर्ष में आना, निष्कर्ष में आने के बाद जो सार्वभौम सार्वकालिक सबके जीने योग्य जो विधि है उसको पहचानना और इसको उस रूप में अरेंज करना। ये है, इसको यदि सोचेंगे एक आदमी सुखी होगा, बाकी सब सुखी नहीं होंगे, तो हर एक अलग प्रकार से चीजें अरेंज होंगी। और सब सुखी हो तो सारी चीजें अलग प्रकार से अरेंज होंगी। तो जैसे ये वाला स्वीकार हो कि सभी मानव सुखी होंगे, सभी मानव एक साथ सुखी हो सकते हैं, उसके लिए मानव काम करते हैं, तो ये डेटा जो है हमारे पास, जो भी चित्रण है वो अलग प्रकार से अरेंज होगा। तब हम इसको बोले साक्षात्कार। उसमें पहला बिंदु है अमरत्व। अमरत्व मतलब मान लीजिए
मैं अमर अपने आप को कब स्वीकारूं? आप मुझे गाली दे रहे हैं, सब मुझे गाली दे रहे हैं, मैं परेशान हूँ, इस कंडीशन को क्या मैं चाहूंगा निरंतर नहीं? तो उस पहले कंडीशन को चाहूंगा जिसको मैं निरंतर चाह सकता हूँ। वो कंडीशन मेरी मानसिक अवस्था चाहिए वैसे, तब मुझे अपने होने की निरंतरता को स्वीकार करके बनेगा, उससे कम में नहीं बनेगा। तो अपने होने की निरंतरता को पहचानने के लिए एक स्तर का सुख शांति चाहिए, नहीं तो हम आगे को नहीं स्वीकार कर सकते। उस कंडीशन में साक्षात्कार होगा। तो ये अध्ययन विधि का ये तीसरा बिंदु, साक्षात्कार होगा कैसे? तो पहले ये डेटा होना, उसके बाद फिर उसका विश्लेषण हो जाना, उसके निष्कर्ष हो जाना, वो निष्कर्ष उस रूप में अरेंज हो जाना, उसके बाद जीने में भी कुछ भाग आ जाए, नहीं तो हम उसको स्वीकार ही नहीं। इतने का नाम है अध्ययन विधि। मनन कौन सी क्रिया में हो रहा था? देखिए, जैसे ही सुना वैसे ही मनन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि मनुष्य शरीर तो मर जाता है लेकिन जीवन जो है नहीं मरता। आपने पहले से देख रहे हैं कि लोग मर गया, तो अचानक हमें दोनों में कंपेयर होना शुरू हो गया। कौन सा चीज अमर है? शरीर तो मर गया, क्या बच गया? कि आंखों से कुछ दिखता नहीं, ऐसा कुछ बचता? तो आप उस पर विचार शुरू करें। इस प्रक्रिया का नाम है मनन। बिना विचार के देखिए, मनुष्य में जब भी हमने बात किया तो तीन चीज है, ये मन वृत्ति चित्त, इससे कम में कोई मनुष्य है ही नहीं। पहले ये स्वीकारना पड़ेगा। तो मन भी काम कर रहा है, वृत्ति भी कर रहा है, चित्त भी कर रहा है, न्यूनतम। अधिकतम बुद्धि और आत्मा भी काम कर रही है। जैसे ये तीन है तो इसमें मन और वृत्ति के बीच में कुछ हो रहा है, वृत्ति और चित्त के बीच में कुछ हो रहा है। तो एक नया सोचना आता ही मन और वृत्ति के बीच में भी कुछ होता है, वृत्ति और चित्त के बीच में भी कुछ होता है, और इसी प्रक्रिया का नाम है मनन। अभी हम इन दोनों को मिला के मनन कहते हैं। मन और वृत्ति के बीच में जो हो रहा है, वृत्ति और चित्त के बीच में, उसमें बड़े के आधार पर छोटा होने लगता है। माने मन और वृत्ति के बीच में वही होता है जो वृत्ति और चित्त के बीच में तय होता है। तो जैसे भैया अपनी चर्चा हुई थी कि प्रिय हित लाभ और जैसे वो विश्लेषण और तुलन करते हैं जो वृत्ति में होता है। तो एक तो ये जिज्ञासा बन रही थी कि इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस क्या है? कई बार मतलब वो अ, सोचने में नहीं आता विश्लेषण और तुलन में एकदम। और ये जो विश्लेषण और तुलन हो रहा है, ये जैसे आपने जो बताया कि रिकॉर्डेड जो कुछ जिससे हम समय को आपने रखा था कि जो एक कुछ चित्र बैठ गया है उसके हिसाब से हम झूठ को या सही को डिफाइन करते हैं। तो वो फाइनली चित्त में पड़ा हुआ है, उससे ही ड्राइव होगा विश्लेषण और तुलन। तो मतलब जो हमने मतलब क्रम को पूरा नहीं पहचाना, अधूरा पहचान के या जो भी अभी तक उसको चित्रण में पड़ा ही हुआ है, उससे विश्लेषण और तुलन क्रिया लगातार हो ही रही है। तो जो निष्कर्ष बन गया, उसके बाद आप बोल रहे थे कि निष्कर्ष के बाद साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार मतलब जो हमने जो विश्लेषण हुआ है, उसको सर्वसुख के अर्थ में जोड़ के देखा या वो सर्वसुख में जुड़ा, तो उसे साक्षात्कार कह सकते हैं। तो वो समग्रता में देखना हुआ कि उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर प्रक्रिया नियम को सर्वसुख के अर्थ में देखा, तो वो एकदम समग्रता में जुड़ गया। वो भी समग्रता में जोड़ने के लिए देखिए, कोई व्यक्ति है जो हमको जोड़वा रहा है। जैसे धरती गोल है, अभी किसको पता है? हमने पुस्तक में पढ़ लिया, याद कर। उसके बाद वो तर्क देते हैं कि आप समुद्र में जाओ, देखो जहाज आ रहा है। तो दूर से जब जहाज आता है तो पहले जहाज का मस्तूल दिखता है, उसमें झंडा लगा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जहाज आता है। इसका मतलब है वो ऐसा कर्व है, यहाँ जब है तो झंडा दिख रहा है, यहाँ आया तो झंडा और ज्यादा दिखा, यहाँ आया तो पूरा जहाज।
ऐसे करके ये दो चार उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं तर्क पूर्वक की पृथ्वी को। एक व्यक्ति रट लिया है, एक व्यक्ति उसी चीज को तर्क पूर्वक निष्कर्ष निकाल लिया है कि धरती गोल है। तो ये जो निष्कर्ष आया वो एक स्टेप आगे का है। तो वैसे ही सारे चीजों के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष निकल गया तो एक कदम आगे बढ़ गया, फिर उसके आगे और जाओ। उसके लिए कई बार हमारे पास डेटा ही कम है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम सोच ही नहीं रहे डेटा। भाई डेटा कलेक्शन करने के लिए मेहनत चाहिए ना। देखिए अभी आप ज्योतिष पढ़ने जाएंगे तो वो पहले बोलेगा हम तो आकाश में ऐसे देखते हैं बहुत सारे तारे दिखते हैं। इन्होंने देखते देखते कुछ चीजों को पहचान लिया कि कुछ चीजें स्थिर है, कुछ चीजें गतिशील। कुछ तारा आज भी वैसे दिख रहा है, कल भी वैसे दिख रहा है, परसों भी वैसे दिख रहा है, वो बदल ही नहीं रहा। और कुछ जो है बदलते जा रहे हैं। तो पहला उन्होंने रेफरेंस पहचाना, जैसे चंद्रमा आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, वैसी बृहस्पति है, वैसी शुक्र है। तो पहला जो उन्होंने आधार पहचाना आम आदमी को नहीं दिखता, लेकिन एक प्रक्रिया में मैंने देखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये स्थिर है, ये स्थिर है, स्थिर। तो जो स्थिर है उसका नाम दिया राशि, जो गतिशील है उसका नाम दिया ग्रह। राशि का मतलब एक झुंड, ये 15 तारों का एक झुंड है, वो स्थिर है, इसका नाम है सिंह राशि। ये 9 तारों का एक झुंड है, वो स्थिर है, उसका नाम है वृष राशि। ऐसे करके इन्होंने पूरे जो 360 डिग्री है, पूरा जो जोडियाक है उसको उन्होंने स्थिर कर दिया। ये क्या है, एक आदमी को बहुत देर में ये निष्कर्ष निकाला। आप रोज देखेंगे आपको निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मैं आपको एक दिन बता दूंगा, आपको निष्कर्ष निकल जाएगा, हाँ ये नहीं। तो मेरे निष्कर्ष आपको ट्रांसफर होना बहुत जल्दी है। लेकिन अकेले में वही निष्कर्ष निकालना हजारों साल का काम। तो ये है शिक्षा विधि। एक व्यक्ति ने देख लिया, सीख लिया, वो दूसरे को ट्रांसफर कर। अब इसके बाद निकाला कि चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी शुक्र कितने दिन में, बुध कितने दिन में, बृहस्पति कितने, इसको उन्होंने निष्कर्ष। तो ये एक प्रक्रिया में ये डेटा आए, इन डेटाओं को मिला के लोगों ने निकाल लिया ग्रहण होगा इतने दिन, ये इसके सामने आ जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, ये इतने देर तक नहीं दिखेगा। वो आगे का जो तर्क आया ना, तो हम लोग ग्रहण कैसे निकाल रहे हैं, ग्रहण कैसे निकाल रहे हैं, कोई चीज किसी के बीच में आपको कुछ मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चंद्र। हम तो सुना है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अभी यहाँ पर है तो यहाँ भी चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर है, यहाँ भी चंद्रमा ऐसे घूम रहा है। तो आप देखेंगे कि एक बार यहाँ आ जाता है चंद्रमा, एक बार यहाँ आ जाता है। ये चक्कर 1 महीने का है, 28 दिन। 28 दिन में चंद्रमा पूरा एक चक्कर लगा। तो 1 महीने में एक बार चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, सूर्य को सूर्य नहीं दिखेगा। उसी महीने में एक बार इधर आ जाएगा तो उस दिन चंद्रमा नहीं दिखेगा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। तो एक बार एक सूर्य ग्रहण, एक बार एक, या हर महीने में एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि हर 28 दिन में, क्योंकि 28 दिन में एक चक्कर लगा। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं। एक अब इसको फिर उन्होंने, लोगों ने देखा तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो एक प्लेन में सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, एक तीनों एक प्लेन में नहीं। सूरज और पृथ्वी जिस प्लेन में है और चंद्रमा और पृथ्वी का जो चक्कर वाला प्लेन है उससे 5 डिग्री ये लगभग कोई एक एंगल बनाता है। तो ये दोनों प्लेन 2 बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे।
वो जो काटने वाले जिस समय सूरज आ जाए, पृथ्वी आ जाएगी या चंद्रमा आ जाएगा, उस समय ग्रहण हो जाएगा। उसको उन्होंने नाम दिया राहु और केतु करके। तो ये मैथमेटिकल विधि से निकाला, तर्क विधि से इसको निकाल लिया। तो तर्क विधि से निकाला तो तर्क की ये पूरी महिमा। उसके लिए पर्याप्त डेटा चाहिए। तो पर्याप्त डेटा आने के बाद निष्कर्ष होगा। तो हमेशा पूरे निष्कर्ष नहीं होंगे। आप पहले देखेंगे कि पहले हमारे देश में भी माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। उस विधि से लोगों ने कैलकुलेशन किया और सारे डेट बता दिए। ग्रहण बताना सबसे कठिन माना जाता है, थोड़े समय का होता है। उन्होंने ग्रहण का समय बता दिया। इस विधि को कहते हैं दीर्घ गणित, जो आंखों से दिखता है। दीर्घ माने। इसके बाद एक व्यक्ति ने यह अनुमान लगा लिया कि सूरज बीच में है, पृथ्वी वगैरह सब उसके चारों तरफ घूमता है। उसका नाम हुआ सूर्य सिद्धांत। उससे भी उन्होंने सेम कैलकुलेशन निकाल दी, ग्रहण का टाइम बता दिया। अब कौन सा सही है? जब केवल दो के बीच में आपको बात करना है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी में एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये दोनों सही होते हैं। अब इन में कौन सा सही है, सूर्य बीच में है कि पृथ्वी बीच में? उसके लिए और हमको दूसरे डेटा चाहिए और दूसरे ग्रहों के डेटा लिए, तब फाइनली कंफर्म हुआ कि नहीं, सूर्य बीच में। हाँ, दोनों है हमारे देश में, दोनों कैलकुलेशन। जो सूर्य सिद्धांत आया तो सबसे पहले हमारे देश में निकाला। उसके पहले, सूर्य सिद्धांत के पहले दूसरे विधि से भी बताते थे। सूर्य सिद्धांत के बाद यूरोप में भी लोगों ने निकाल लिया। उन्होंने भी निकाला। मेरे पूछने का केवल इतना मतलब है कि हर कुछ हमको भी करके देखना पड़ेगा या दूसरों के तर्कों को मानना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला जो है, आप जो बोले कि पृथ्वी गोल है तो दूर से जहाज आते रहे, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कैमरा लगा दिया और जब जूम करते हैं तो जो आंख से नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाता है, पूरा जहाज दिखने लग जाता है। तो मैंने तो नहीं किया, मगर ये तो मेरे को ही करना पड़ेगा। ये हिमालय में बर्फ है, जब हिमालय नहीं गए थे तब भी सबको पता है। क्यों? मैंने नहीं देखा, आपने देखा। आपने नहीं देखा तो आपके पिताजी ने देखा है। हम इस विधि से पूरा स्वीकार लेते हैं। हमको कोई पूछेगा तो हम समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि दोनों ही लोग तर्क दे रहे हैं ना, फ्लैट अर्थर भी एक तर्क दे रहे हैं और ग्लो अर्थ वाले भी एक तर्क दे रहे हैं। यदि हम समझाने चाहते हैं तो हमको ये विधि चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, लोगों ने, एक ने देखा तो दूसरे ने मान लिया। यदि सभी मान पाए, उसके लिए हमको शिक्षा विधि में तर्क को लाना और कोई चारा ही नहीं। तो सूरज कितने देर में घूमता है, या पृथ्वी कितने देर में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बुध कितने देर में लगाता है, शुक्र, इन्होंने अब सब नाप लिया। उसका गणित है, उसको आप समझेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ डेटा उन्होंने लिया है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया है। अब आपको एक डेटा को, हाँ इतने दिन में, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया वेरीफाई करना है तो 2-4 डेटा लेके देखना है ये डेटा सही है कि। फिर इतने सारे लोगों ने कर लिया कि अब हम वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं समझते सही। जैसे परमाणु कौन देखा है, लेकिन तर्क विधि से हम एक मॉडल को बनाते हैं और उसको मानते हैं कि हाँ ये सही है। इसके मूल में कुछ चीजों पर हमको विश्वास होना जरूरी है कि हाँ ये ठीक है। इसीलिए हमको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले परमाणु का जो सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि किसी चीज के छोटे टुकड़े करो तो एक ऐसा छोटा टुकड़ा निकलता है जो कंप्लीट ठोस है और उसमें उसके सारे गुण हैं, उससे ज्यादा उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। वो थ्योरी 50-100 साल चली। अब
रदरफोर्ड ने उससे अलग देख लिया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उसको पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं। उसमें बताया कि बी इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है जो उसको गड़बड़ करता है। उस समय तक लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता था, चार्ज पता था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आदमी बहुत पहले से जानता है, कंघी को ऐसा रगड़ने से कागज को खींचता है। उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने कुछ बोला, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहस किया, रदरफोर्ड की बात को मान लिया। उसके बाद फिर वाटरमेलन थ्योरी आई, उसके बाद फिर नील्स बोर ने कुछ कर दिया। फाइनली उसके बाद जाके जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, उसके बाद आया। काफी दिनों के बाद इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया, उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, मेरे ख्याल से 24-25 साल है, प्रोटॉन ढूंढा गया, उसके कुछ सालों के बाद न्यूट्रॉन ढूंढा। तो ये थ्योरी मतलब डेटा नए आते जा रहे हैं, और ये करते करते अभी भी पहुंचे फिर और बदल। तो तर्क विधि को लगाने के लिए हमको डेटा चाहिए। एक तर्क करते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसके लिए और कुछ डेटा, इस विधि से हम तर्क में जाते हैं। तो ये तो भौतिक जगत को समझने के लिए है, लेकिन जीवन के अमृतत्व को समझना है, सारे मानव सुखी होना है, उसके लिए भी कुछ डेटा चाहिए, उसके लिए कुछ एजम्पशन चाहिए। हम परमाणु को समझ लेंगे तो आदमी समझ जाएंगे, ऐसा नहीं। सारे मानव सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्या उनमें बेसिक पात्रता है कि नहीं, फिर उसकी जो शक्तियों को किस तरफ मोड़ना है। इस सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो साक्षात्कार होगा। उसमें परमाणु का अध्ययन बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो जरूरी है। 4 अवस्था है कि नहीं, इसमें तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ 4 ही है। मूल इकाई परमाणु क्रियाशील है, वो तो समझना पड़ेगा ही ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है मतलब इसका एक एक चीज घूम रहा है, नहीं तो पृथ्वी घूम नहीं सकती। कोई एक रुका है और पृथ्वी घूम रही है, ये संभव नहीं। अब हर चीज घूम रही है, तो हर चीज घूम रही है से इसका छोटा टुकड़ा भी घूम रहा है, ये आ गया परमाणु क्रियाशील है। तो ऐसे तर्क से कुछ चीजें को हम नीचे तक पहुंच सकते हैं, पर यह विश्वास होना जरूरी है कि हर इकाई क्रियाशील है, हर इकाई गतिशील। जब हमने इसको पहचान लिया तो एक गति के लिए इसके पास ऊर्जा कहां से है, तो उस ऊर्जा के लिए जिस वातावरण है उस वातावरण से। तो तर्क विधि से ये आ गया कि व्यापक ही ऊर्जा है, उसके बाद सारी चीजें नीचे आएगी। तो तर्क विधि से हमको कुछ निष्कर्ष चाहिए। तो पहले बाबा जी ने लिख दिया, हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, सुनाने लगे। आपने पूछ दिया तो मैं गड़बड़ा गया, तो आपसे पूछता हूँ कि भैया मेरे से बना नहीं जा रही क्या? आप 1-2 तर्क देते, हाँ ये ठीक है, अगली बार में वो तर्क वो कुछ दिन तक चलता है, फिर किसी दिन कोई पूछ देता है, नहीं बनता, फिर किसी से और तर्क ले लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, मेरे पास वो तर्क आ गया। मैं डायरेक्ट समझने के लिए नहीं सक्षम था, तो जब समझाने लग की कोशिश करने लगा तब वो तर्क आ गया, मेरे अंदर डिमांड बन गई। तो एक जगह पर ये तर्क आने पड़ेंगे, नहीं तो हम अस्तित्व को नहीं समझ। कुछ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। अब मूल कुछ चीजें हैं कि व्यापक ही ऊर्जा है। पूरा विज्ञान चिल्ला रहा है नहीं व्यापक ऊर्जा तो नहीं है, ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। आगे जाके और उनको अभी कई प्रकार के और पार्टिकल निकाल लिए इन्होंने, फंडामेंटल पार्टिकल वो बता रहे। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं बोल रहे हैं जिनमें केवल मास है, उनमें एनर्जी नहीं। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें वेट नहीं है, मास नहीं है, लेकिन वो केवल एनर्जी। यहाँ से पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नाम रखे, तो उसको पार्टिकल कह रहे हैं। एनर्जी है और मास नहीं, और एक नहीं अनेक। बाबा जी यही चीज कह रहे हैं, एक है केवल व्यापक, जिसमें मास नहीं है और वो एनर्जी व्यापक को कह रहे हैं। वे की वो लोग क्या कह रहे हैं, अनेक। तर्क में उनको वहीं आना पड़ा ना।
तर्क में वही आना पड़ा कि एनर्जी है पर मास नहीं, और दूसरे वाले पार्टिकल को पाया कि मास है और एनर्जी, और ये दोनों मिलते हैं। तो साइंस तर्क विधि से चल रहा है, और तर्क विधि से चल रहा है, उसको डेटा की जरूरत हो रही, तो नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है, डेटा दे रहा है, और ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे। अभी उस जगह नहीं पहुंचे कि मनुष्य सुखी होना चाहिए। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं कोई, जैसे अभी अमेरिका में क्लोन के बारे में चर्चा चली थी 20 साल पहले, क्लोनिंग करेंगे तो लेबोरेटरी में हम मानव अंग बना लेंगे, कोई किसी की आंख चली गई, किडनी चली गई, हार्ट चला गया, बदल जाएगा। कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं करना इसको, वो एक्सपेरिमेंट बन गया। तो चला कौन रहा? चला रहा है लॉ। मेरे पिताजी ने मर्डर किया, या मेरे दादा ने किया, या मेरे परदादा ने किया, वो मेरे जीन्स में है, इसलिए मैं मर्डर कर सकता हूँ। तुम्हारे जीन्स में है ऐसी की तैसी, तो बात यही है ना, नहीं चलेगा। अब जीन्स को मैं कैसे बदलूं? हमको कोर्ट इसको सुनने को तैयार नहीं। कोई हत्यारा बोलेगा मेरे पिताजी ने भी किया, दादा ने किया, पता भाई मेरे जीन्स में, मैं फिर को क्या परेशान कर, सुनेगा ही नहीं, उसको बंद कर दे, हटा उसको। वकील चिल्लाएगा, उसका लाइसेंस खत्म कर देंगे। क्या है? तो जो मानव के हित में है वो अंततः लॉ है, भले ही पूरा नहीं समझे, संवेदनशीलता के आधार पर अभी समझे हैं कि हर मानव को सुखी होना है, हर मानव समान है। अभी हर मानव समान है कहीं मिला नहीं है, लेकिन उसके पहले ही मान लिया नहीं, इसके लिए आप ढूंढो, रिसर्च करो, हर मानव समान है, इसको बंद करो। एक वाटसन थे जिन्होंने ह्यूमन जीनोम को लिखा, उन्होंने, वो उसके प्रेसिडेंट थे उस संस्था के, उन्होंने एक बार बोल दिया निग्रो लोगों की कम बुद्धि। आप उसको पढ़िए कभी, इंटरनेट में ढूंढेंगे, बहुत फेमस इंसिडेंट। तो उसको बोला गया कि बहुत हो गया, तो बहुत बक लिया, तो बन चुका। वो बेचारा साइंस का निष्कर्ष बोल रहा था। कोई निष्कर्ष कोई सुनने वाला नहीं। यही बोलना है, क्या मानव समाज, बोलना ही पड़ेगा। पहले नहीं थी, 1910 में तो महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, उसके पहले मानते ही नहीं थे कि महिलाओं में कोई समझ है। 100-125 साल भी नहीं। अब मान लिया, अब कोई बोल ही नहीं सकता कि महिला कमजोर, उसकी जेल हो जाएगी। तो ये सब अभी मान्यता में है, चाहना में है, उसको लॉ बना दिए, उसके पीछे हमको कारण नहीं। अभी नहीं समझ में, लेकिन ये स्वीकार कर लिया गया कि हर मानव समान। तो लिखने में और बोलने में यही है, लेकिन आपसे जब व्यवहार होता है वो उस समय बात नहीं, ताला है, उससे नहीं कर बोल रहे। हम भले ही ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको बोल नहीं सकते। पहले बोल सकते थे, आज से 50 साल पहले हम बोल सकते थे, अब नहीं बोल सकते। और पहले लोगों ने बोला कि आज मैं इसको मार डालूं, जैसे भीम ने बोला कि मैं किसी को पिया भी बता, कहानी में तो लिखा, क्या पता पिया कि नहीं। आज बोल नहीं सकते, आज हमको जेल में डाल दें बोलने मात्र से, तो जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे, भैया ये बोल रहे हैं, और हम जेल में बंद। तो ये क्या है? हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, इन चीजों को हम बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते। धीरे धीरे किन चीजों को बोलना है, सोचना है, उस जगह पर दुनिया और खुलती है। उन अवधारणाओं को मान्यताओं में यदि हमारे आ गया तो भी एक स्टेप, मान्यता में नहीं आएगा तो अगला स्टेप पूरा ही नहीं होगा। तो उसका एक अभ्यास है,
अब मैं बोलता हूँ कि सब समय अंदर में भले ही कुछ चलता है, कुछ समय एक्टिंग करने के बाद फिर मेरे को, तो ये एक प्रक्रिया है जो हमको अभ्यास से पैदा होती है। तो ये हमारे मूल मुद्दे क्या है, हम यदि आगे बढ़ रहे हैं तो सार्वभौम सार्वकालिक जीने योग्य समझाने योग्य इन 4 बिंदुओं पर चीजों को फोकस करें। और हमारा जो विज्ञान है या जो भौतिकवादी मान्यता है, ये अभी तक नहीं मान रही है कि हर आदमी को समान अवसर मिलेगा। वो कह रहे हैं कि संसाधन जो है कम है, मनुष्य की आवश्यकता अधिक है, तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं। इसका एक दूसरा मत है कि संसाधन सीमित है, मनुष्य की आवश्यकता सीमित है, यदि संसाधनों का ठीक से उपयोग करेंगे तो हर एक को मिलेगा, नहीं करोगे तो किसी को नहीं मिलेगा, है ना? या कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा तो वो मारपीट करेगा, लूटेगा। तो हमको लोगों को ये भी समझाना है कि भाई संसाधन सीमित है, उसका सदुपयोग यही विधि है और हमको इतना ही चाहिए। इस लॉ को हमने तोड़ा, इस संतुलन को तोड़ा तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये समझने के जगह पर भी आ जाए और प्रैक्टिस में भी आ जाए, ये उस तरफ हम जा रहे हैं। बताइए अपने 4 क्लियर हुआ ये जो क्वेश्चन मैंने किया था इसमें? तो मतलब एक सूचना तो चाहिए विश्लेषण के लिए और तुलन के लिए। सूचना के बाद जो विश्लेषण तुलन होगा और जो आभास होता है, उससे फिर जब साक्षात्कार की बात होगी तो उसमें जीने वाला पार्ट भी होगा ही, ऐसा अनुमान लगता है। और उस पे विश्वास हो जाना, उसको बोल सकते हैं कि साक्षात्कार। मतलब इतना भी उसमें आ रहा है। तर्क में ही विश्वास हो जाएगा, मतलब आभास में ही ये विश्वास हो जाएगा कि मानव सच्चा है या मानव मरना नहीं चाहता, मानव निरंतर रहना चाहता। ये तर्क में यदि हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा मैं मरना चाहता, जीना चाहता। तो हर मानव जीना चाहिए, सुखी दुखी हर मानव सुखी होना चाहिए। अब फिर हर मानव जब सुखी होना चाहता है तो फिर उसकी विधि क्या होगी? तो जिसको हम आभास कह रहे हैं, तर्क जिसको कह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी या पूरी चीजें आ जाएगी उसके निष्कर्ष। संयोग से क्या हम दूसरा डेटा ले रहे हैं और हमको प्रूफ कुछ और करना है, ये गड़बड़ है। हम वो डेटा ले रहे हैं जिससे प्रूफ नहीं होगा और हम उससे बोल रहे हैं प्रूफ करें, ये तो गलती है। अभी अभी भैया जो साक्षात्कार को हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जैसे अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं, वास्तविकता को सीधे मतलब देखना, उस क्रिया को पूरा, तो अस्तित्व नियम सहज है, तो क्रमबद्ध है। तो किसी भी एक क्रम को देखना या किसी भी एक नियम को देखना नहीं जुड़ता है, पूरा उसमें जो सहअस्तित्व तक जाता है, ज्ञान में आता है और कुछ हद तक जीने में भी आता है। तो उस पर्टिकुलर नियम का साक्षात्कार हुआ ऐसा बोला जा सकता है। जैसे हम फिजिक्स को सोचते हैं, मान लीजिए कि व्यापक ऊर्जा है कि नहीं, तो एक तर्क में तो समझ में आ गया कि सारी इकाइयां इसी में है, भाई इसी में घूम रही, तो यही ऊर्जा होगा। एक जगह पर जाकर हमारा तर्क सेटिस्फाई, पर ये चीज अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा? तर्क में तो आ गया कि हाँ सब घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी बाहर वाले भी घूम रहे हैं, तो ये ऊर्जा इस लेवल पे यहीं तक संभव है। अब इसको अनुभव कैसे करें? इसके लिए दूसरा जो आयाम है, मैं जीने में अमर हूँ या जीवन के रूप में अमर नहीं हूँ, इस जगह पर अब आए। इसका तो एक हाल हो गया सॉल्व। अब इसको आप रोज बोलते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। वहां तक का तर्क से निष्कर्ष निकल गया कि ऐसा,
इसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट बचता है जीवन ज्ञान वाला, उसके भी निष्कर्ष चाहिए कि मैं अमर हूँ, अमर होना चाहता हूँ, अमर हूँ कि नहीं। इसके बाद तीसरा वाला जो है मानवीयता पूर्ण आचरण। इन तीनों लेकर अनुभव, हम किसी एक पर सारा दिन सोचेंगे अनुभव नहीं। तो जीवन ज्ञान वाला भी, अस्तित्व दर्शन वाला भी और मानवीयता पूर्ण आचरण वाला, इन तीनों को सोचना, लगातार सोचना। और इसके में एक निष्कर्ष आ जाएगा कि हाँ ऐसा आचरण होगा, तब हमको जीवन ज्ञान होगा, तब हमको अस्तित्व दर्शन होगा। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन, और इसमें हम जीने लगेंगे। जीने का मतलब पहले होता है अभ्यास, व्यवहारिक व्यवसाय का अभ्यास। उसके बाद आएगा कि हमको स्वीकृति। जैसे मैं आपसे चिढ़ता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में थोड़ी बोलनी चाहिए, आइए नमस्ते करें, मिलता हूँ, ये क्या है, अभी भीतर वाला नहीं गया। लेकिन यदि मैं चिढ़ता हूँ और मैं आपको बोल देता बेकार आदमी है, मेरे सामने से जाओ, इसमें क्या होता, और झगड़ा होता, आप मेरे हाथ पैर तोड़ देते, या प्लानिंग चलती, मैं भी प्लानिंग करता, हम लोग एक गंदे प्लानिंग में चलते कि मैंने वो एक्टिंग भले ही किया, उससे वो घटना रुक गई ना। आपको लगता होगा नहीं नहीं है तो बहुत बदमाश, लेकिन यार एक बात तो ठीक से बोला है। एक पॉजिटिव मेरे लिए बना, जब मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो आपको भी बोलना ही पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं आपको वेट ही कर रहा था, बहुत याद करता हूँ। तो मैं बोला नहीं नहीं, एक आध तो सच बोलता होगा। ऐसे करके धीरे धीरे शिष्टाचार को मेंटेन करते समय हम कुछ सामने आ जाए। तो ये वाला यदि नहीं होगा तो आगे के रास्ता कैसे बने। तो व्यवहार में मूल्यों को अनुभव करने की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। आखिरी मूल्य है प्रेम, वो प्रेम होने के बाद फिर अनुभव व्यापक। तो व्यवहार वाला पहले होगा, विचार वाला और बात होगा, अनुभव वाला और बात होगा। जैसे हमारे जो निष्कर्ष बने हैं, तो वो निष्कर्ष और साक्षात्कार में जो वो उसको मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो जिस मतलब जिस किसी आयाम में भी हमारा जो निष्कर्ष बना है और उसको जीने के लिए अब प्रेरणा आ रही है, तो उसको जी के देख लिया और वो जीने में आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस चीज़ को तो मतलब देखा बन पाया या साक्षात्कार हुआ उस, क्योंकि अस्तित्व में बहुत सारे नियम हैं, तो किसी भी एक नियम को समझा और उससे जीना बन पा रहा है। और जैसे एक नियम प्राकृतिक नियम, देखिए नियम का मतलब है प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक। या आपने दूसरा छोटा नियम ले लिया कि पानी ढाल की तरफ बहता है, आपने पानी डाला 4 बार में देख लिया हम बहेगा। उसके बाद जो उसको जीना क्या है, उसको जीने का मतलब जब भी आप पानी का डिजाइन करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, आप टंकी नीचे नहीं बनाएंगे, टंकी ऊपर बनाएंगे। इतना ही है इसको जीने का मतलब। लेकिन यदि आप दूसरे नियमों की बात करते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, इनको जीने का तरीका दूसरा होगा। इन नियमों को जी के देखने के, इन नियमों को जीने से आप पता चलेगा कि जीने के बाद पता चलेगा ना कि इनको जीने से सुख होता है कि नहीं होता। अब या फिर हम ऐसा जी रहे हैं या इसका उल्टा जी रहे हैं, माने मैं प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ या प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहा हूँ, बीच में कुछ भी नहीं। कहीं कहीं पर उल्लंघन कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर पालन कर रहा हूँ। सामाजिक नियम भी ऐसे, कुछ मैं सामाजिक नियम का पालन कर रहा हूँ, कुछ का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। अब इन नियमों को ठीक करने की, मैं जहां जहां उल्लंघन कर रहा हूँ उसको ठीक करना है, ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता होगा, आपके बारे में आपको। अब इनको मैं यदि ठीक कर लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे विचार में, मेरे मूल्यों में, भाव में कुछ चेंज हुआ कि नहीं। वैसे ही बौद्धिक नियम, असंग्रह संग्रह, ये तो शुद्ध बौद्धिक है। असंग्रह संग्रह, स्नेह द्वेष, विद्या अविद्या, ये इन कैटेगरी में हम खड़े हैं। और इसके
इन जगह पर काम करने के लिए। पहले तो हमने पढ़ लिया अस्तित्व कैसा है, व्यापक कैसा है, हम उससे तर्क से सहमत हैं। अब हम क्वालिटेटिव चेंज हमारे अंदर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? क्वालिटेटिव चेंज नहीं लाएंगे। मान लो मुझे समझ में आ गया कि व्यापक ऊर्जा है, इकाइयाँ निरंतर क्रियाशील हैं, एक बात समझ में आ गई, जीवन अमर है, ये भी तर्क में मुझे बना। अब मैं अपने अमरत्व को कैसे समझूं? जैसे अपने अमरत्व को समझता हूँ तो मुझे एक प्रकार का सुख का स्टेटस चाहिए, नहीं तो अपने अमरत्व को ही मैं स्वीकारने को तैयार नहीं। उसको करने के लिए वैसा आचरण, सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक तीनों नियमों में जीने की आवश्यकता है। कार्यक्रम वहां से साक्षात्कार बिंदु, मतलब साक्षात्कार में कौन कौन से बिंदु आएंगे? जैसे निष्कर्ष तो हमारा विश्लेषण में कई बार स्किल वाला पार्ट भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों का एक विश्लेषण पूरा हमने करा। मानवीयतापूर्ण आचरण साक्षात्कार में आएगा, पूरा अस्तित्व दर्शन साक्षात्कार में आएगा, पूरा जीवन ज्ञान साक्षात्कार में आएगा। पूरा साक्षात्कार मतलब क्या? चित्त ने बुद्धि को देखा। चित्त जब बुद्धि को देख रहा है, बुद्धि को पहचान रहा है, माने निरंतर रहने वाली चीजों को पहचान लिया। उसमें यह भी आ गया कि मैं भी निरंतर हूँ, आप भी निरंतर है, मानव परंपरा निरंतर है, जीवावस्था निरंतर है, हर चीज निरंतर रहने के लिए मुझे कैसा जीना चाहिए। नहीं, बिना जिए नहीं, हर आदमी जी रहा है, बिना जिए तो होता ही नहीं, हर आदमी जी रहा है। अब क्या है, इन नियमों के साथ जी रहा है या इसके विपरीत जी? तो विपरीत जी के कैसे होगा? जिस चीज को जिएंगे उसी चीज का अनुभव होगा। तो ये सोचने की बात है, मैं जिस चीज को कर रहा हूँ उसका अनुभव होगा कि मैं जिस चीज को नहीं कर रहा हूँ उसका अनुभव होगा? उसमें तो साक्षात्कार के ऊपर बात हुई थी, उन्होंने स्थिति रखी थी कि साक्षात्कार तुम किस अर्थ में देख रहे हो, एक बड़ी व्यवस्था है, तो वो समग्रता का हर क्षण मतलब ख्याल नहीं रहता, पर किसी मानव के साथ संबंधों को पहचान पाते हैं, जीवन रूप में देख पाते हैं, अपनी भूमिका को देख पाते हैं, भागीदारी को देख पाते हैं, इतना बन पा रहा है तो उस क्षेत्र में बोल सकते हैं कि हाँ वो बन पा रहा है। और बाकी जो एक पूरी व्यवस्था का डिज़ाइन है और पूरा एक समग्रता है वो नहीं देखना बन रहा है। पर तो मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी कि साक्षात्कार मतलब कुछ क्रम का है, तो वो हो ही सकता है, उसपे ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं कि कुछ क्रम का वो उनको हुआ है, तो कुछ क्रम का साक्षात्कार हुआ है, लेकिन अभी बड़ी व्यवस्था देखने में वो काम कर रहे हैं, ऐसा अनुमान बन रहा था। मतलब साक्षात भैया देखिए, मैं जीवन हूँ, यहाँ से साक्षात्कार शुरू होगा कि कुछ और से होगा? निरंतरता, जैसे अभी सस्टेनेबल सस्टेनेबल बोल आदमी बोलता है और वही चोरी करता है, उसी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का हेड जो है चोरी करता है। क्यों कर रहा है? उसको खुद के सस्टेनेबल होने की स्वीकृति ही नहीं। यही से तो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ का पैसा चुरा के चला गया, क्यों चुरा? क्योंकि मुझे ज्यादा खर्च करना है, उसमें मुझे तृप्ति है, कमाने में मुझे बोझा लगता है। यदि ये उल्टा हो जाए तभी तो मिटेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम उस जगह ही नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर हमको कुछ करना है। अपने को छोड़ के हम सारे चीजों को बना रहे हैं, अपने लिए बनाने की जरूरत है, तब साक्षात्कार। मैंने बोल दिया आप जियो, आप जीने लग गए, आपको बोला आप भी जीने लग गए, आप मैं नहीं जी रहा, फिर क्या हो? साक्षात्कार आपका होगा कि मेरे को? बोलने वाले को होगा कि जीने वाले को?
सामाजिक नियम नहीं कर रहा हूँ, प्राकृतिक नियम नहीं कर रहा हूँ, बौद्धिक नियम नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ से? क्वेश्चंस थे भैया। तो ये डीएनए वाला पार्ट भी बीच में डिस्कस हुआ था, जैसे धरती में अलग अलग पौधे होते हैं, एक में खट्टापन आ जाता है, कोई मीठा हो जाता है, वो डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए को भी थोड़ा खोल दीजिए उसमें। DNA को खोल दे। हाँ मतलब उसमें कैसा वो ठीक है, डीएनए को रख दीजिए, एक सत्र निकाल लेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, खुलना माने तर्क विधि से खुलेगा, उससे अधिक तो कुछ नहीं होगा, कुछ तर्क ही देंगे। क्वेश्चन बन रहा था भैया उसमें कि जैसे संतुलन के अर्थ में अपनी बात हुई थी, तो जो छोटे जीव जानवर हैं फिर अल्टीमेट शेर उनको खाता है और एक संतुलन के उसमें वो खाता है। तो ऐसे एक बड़ा सा उसमें ख्याल आया था उस टाइम कि मतलब नेचर में ऐसा है, क्योंकि मतलब उसका नियंत्रण करने के लिए अल्टीमेट अपने को वो एक व्यवस्था बनानी पड़े, या तो एक कृषि व्यवस्था है या फिर नियंत्रण पूर्वक उतना ही रहे जितना संतुलन में है, उतना ही मतलब वो क्वेश्चन प्लेस नहीं कर पा रहा था सही से। देखिए, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, ये एरिया अलग अलग है। जैसे बरगद है, एक बरगद का पेड़ होता है तो 500 साल जीता है। एक बरगद पे कितने बीज लगते हैं? अब देखोगे 15-20 साल में उसमें बीज लगते हैं। कितना होता है? एक में, एक बार में 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ में यदि एक जर्मिनेट होगी तो 20 साल के बाद, हर साल वो 1 करोड़ दे रहा है, तो 20 साल के बाद 20 पेड़ हो गए। उसके अगले 20वें साल में, एक एक साल में 20-20 पेड़ हो रहे हैं। उसके और 20 साल में, एक एक साल में 200-200 पेड़ हो गए। तो कुछ सालों में धरती में केवल बरगद रहना था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या नेचर में देखो, बरगद जमीन में पैदा ही नहीं हो पा रहा। जब तक बरगद के बीजक को चिड़िया नहीं खाती, उसमें अंकुरण ही नहीं आता। तो नेचर में उसके अंकुरण की कंडीशन बहुत कठिन है। और घास है, एक बीज से मेरे को लगता है कि 4 हो रहा है कि 10 हो रहा है, भगवान जाने क्या है। आप काटो फिर बीजा बढ़ो। तो जिसकी लाइफ कम है उसमें हजारों बीज है और उसकी कंडीशन बहुत ही सही। इस विधि से धरती में हर प्रजाति अपने आप को बना के रखी है, कोई लुप्त तो नहीं। एक सर्टेन टाइम में देखेंगे कि जंगल में कोई एक इलाके में कोई एक प्रकार का पेड़ आ रहा है, कुछ 50 साल के बाद देखोगे वो रीजन बदल गया, फिर 50 में देखोगे बदल गया, लेकिन ओवरऑल सब अपने आप में बदल गया। तो बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे धरती घूम रही है तो कभी केंद्र के सूरज के पास आ रही, कभी थोड़ा दूर जा रही है, इलेक्ट्रिकल पाथ होने के कारण। वैसे ही हर जगह का ऐसा ही है कि कभी कोई वनस्पति ज्यादा दिखती है, कभी थोड़ी कम दिखती है, लेकिन अंततः ये सब अपने आप को बना के रखे। इसका नाम है नियंत्रण। तो नियंत्रण प्राणावस्था में दिखता है। पेड़ बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा होगा? 1000 फीट का हो जाएगा? नहीं। 1 किलोमीटर का होगा? नहीं। 1000 साल का होगा? नहीं। तो हर एक का अपना एक कंडीशन है जिसके कारण वो नियंत्रित है, उसके कारण दूसरे नहीं। तो नियंत्रण विधि अलग है। संतुलन विधि शाकाहारी मांसाहारी में दिख रहा है, जीवावस्था प्राणावस्था में दिख रहा है। तो इस विधि से पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था का दिख जा रहा है। अब ज्ञानावस्था आ गई। ज्ञानावस्था संतुलन विधि से नहीं जी पाएगी। ज्ञानावस्था को न्याय विधि से जीना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे को मार देगा। पहले एक प्रजाति ने दूसरे प्रजाति को मार डाला, अभी ऐसे ही हुआ।
कई को निपटा दें, अपने वाले को बचा करें। अपने वाले को बचाने में इन्हीं दोनों में झगड़ा हो रहा है। अंततः हम एक जाति वाला दूसरी जाति वाले को मार डाला, एक जाति बचा, उस जाति में फिर झगड़ा हुआ। तो ये झगड़े मिट नहीं पा रहे। ये झगड़ा मिटने का केवल कारण क्या है? पर धन, पर नारी या पर पुरुष, ये मुख्य कारण। और तीसरा कोई कारण ही नहीं। इसका उत्तर क्या है? स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष, इसी को सामान्य। एक गाय भोजन करता है, दूसरे गाय के भोजन को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन मैं जो भोजन करता हूँ आपको छीन लेता हूँ। हम कुछ चीजें डायरेक्ट छीनते थे पहले, अब हम कानून बना के छीनते हैं। उसको कानून का स्वरूप दे दिए हैं और हम ले रहे हैं। ये सब नहीं जा रहा। इस जगह पर एक आदमी यदि आ जाता है तो वो भय मुक्त होता है, तब उसको सब चलता है। नहीं तो चोर डाकू को भी तो साक्षात्कार होता है, हत्यारों को भी तो सबको हो गया होता, क्यों नहीं होता? सबको हो गया होता है। तो दो चीज को सोचना पड़ेगा, विचार और भाषा। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो मेरा विचार होना जरूरी नहीं। मैं ऐसी भाषा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तालियां बजती हैं, लोग मेरे से खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, इसलिए मैं एक भाषा बोलता हूँ। वो मेरे विचार हैं क्या? पता नहीं। बात समझ आ रही? क्या बोलना है वो धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं। क्योंकि सब नहीं सीख रहे, कुछ लोग सीख रहे। बहुत सारे सिनेमा में काम कर रहे हैं, उसको बोलो कपड़े उतारो, कपड़े उतार लेते हैं। ये बोलो वो बोलो, जो बोलो पैसा मिलेगा तो सब कुछ करेंगे। पैसे के लिए जो बोलो वो गाली देगा, वो भाषा देगा, उसको मतलब ही नहीं है। पैसा दो वो करेगा। वैसी है सारी देश सेना बना के रखी, सेना को बोलो उसको मार दो, मार दो। उसको मतलब ही नहीं वो क्या गलती किया सोचना, उसका काम ही नहीं सोचना। उसका इतना ही मतलब है कि वो ऑर्डर मान सके, बस। ऐसा करके हमारा समाज बना। राजा सही है, राजा की बात जो मान रहा है उसको राजा इनाम देता है, नहीं मानता है उसका गला काट देता है। अब तक ऐसा चला। डेमोक्रेसी आई तो शायद थोड़ा सा अच्छा होगा, पर डेमोक्रेसी आने के बाद ज्यादा अत्याचार। पूरे धरती को इंग्लैंड ने आधे को कब्जा कर लिया, आधे को उन्होंने कर दिया पुर्तगाल और स्पेन ने। ये सब डेमोक्रेसी आने के बाद के खेल हैं, राजा नहीं किया। संसद में बैठ के इन लोगों ने शानदार खुलेआम प्लानिंग किया, लूटेंगे, और सब मिलकर लूट के लाए। लूट का हिस्सा भी सब तय किए वही। लूट का हिस्सा क्या होता? राजा को ये फैसिलिटी मिलेगी, मंत्री को ये मिलेगी, इसको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने नौकर मिलेंगे, इतनी गाड़ी मिलेगी। संसद का तय पूरा। जैसे विधायकों की तनख्वाह बढ़ती है, कहाँ तय है? विधानसभा में। अंतिम में मुख्यमंत्री करेगा सब। हमारे राज्यपाल के साइन के बिना नहीं, वैसे किसी का। अब ये क्या, इसको हम मान लिया कि नियम है। ये मानव जाति बहुत पहले से कर रही है। डेमोक्रेसी आने के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ गई और उस टेक्निक को लोग सीख गए। क्या शोषण करने की जो सामूहिक संगठन की टेक्निक को लोग सीख गए। सब देश करते हैं।
आप सोच रहे हैं कि दबाव से युद्ध नहीं होगा, मेरे पास भी एटम बम, आपके पास भी एटम बम, इससे रुकाओ, इससे मानव नहीं रुके। वही मानव को पशु की तरह ही रोकने की कोशिश है, संतुलन। मानव ने ऐसे ये परधन है ना, राजा बनना, बहुत ज्यादा सुविधा मिलना, परधन है। अपने शत्रुओं को मारना, सबके ऊपर आरोप है, कितनी सी चिंता है। लेकिन जो भी बड़े गद्दी में उनके ऊपर आरोप है कि अपने शत्रुओं को या तो जेल में बंद पर पीड़ा। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापुर का ये सामाजिक नियम है, इसके स्वरूप को समझ के प्रैक्टिस करनी। इसके बिना विचार में द्वेष नहीं जाएगा, विचार में संग्रह नहीं जाएगा। जब मैं इतने में जी लूंगा तो संग्रह क्यों वो आएगा? तो जी के देखना पड़ेगा ना, मेरा इतने में काम चल जाए, मेरे इतने में तृप्ति हो जा रही है, फिर मैं क्यों उस बोझे को दूं? संग्रह करना एक झंझट है, उसकी सुरक्षा करो, अपने आप में एक टेंशन। अगर उसको जीवन क्रिया में देखते हैं तो चित्रण और चिंतन, तो बेसिकली चित्रण में जो 8 इच्छा की जगह पे जो है स्मृति, कला, रूप, गुण, श्री, अनन्यता, सहस्त्र और जगह, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि साक्षात्कार ये इसका हमको आभास हो सकता है, आभास भी हो सकता है। साक्षात्कार एक निरंतर होने वाली चीज़ है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि व्यवस्था में भागीदारी, उसका प्रयोजन, इसको देख पाना, ये साक्षात्कार कर पाना। जी, तो मैं अपने में सोच रहा था कि ये इतना कठिन क्यों लगता होगा, क्योंकि हम वो 8 दूनी 16, तो हम वो 8 तरीके से उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए इसका समग्रता में देखना असंभव जैसा लगने लगता है। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानता हूँ, प्राचीन ज्ञान। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये श्रुति, मेधा, कांति, निरीक्षण, ऐसे जो ये है, यही तो साक्षात्कार के कार्यक्रम है? तो पहले तो ये है क्या, यही नहीं हमने देखा, और हम साक्षात्कार के लिए प्रयोजन को देखना और भागीदारी को देखना या निरंतर चीज़ों को देखना, ऐसा बोल के यहाँ पे कोई डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये साक्षात्कार बोल बोल के कुछ हो नहीं रहा है, मतलब उसको उसको खोला नहीं है हमने, या जी। ये अनुकरण अनुसरण चाहिए, तब ये चीजें खुलेंगी। मतलब जैसे मैंने सुन लिया कि ये सामाजिक नियम है और मैं उल्टा कर रहा हूँ, या असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता सुन लिया, मैं संग्रह कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, किसी से स्नेह भी कर रहा हूँ, मान लो, तो ये सब होते हुए क्या साक्षात्कार हो जाएगा? कोई क्यों कर रहा हूँ करके करना पड़ेगा, है ना? क्यों कर रहा हूँ मैं, मान लो डाउट है कि यार इसके पास जाऊंगा तो मेरा 5 रुपया खर्चा होगा, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं जाता, निर्णय लिया। दूसरा 5 रुपये खर्चा होता है, होने दो, 5 रुपये है ही है, इसलिए खर्चा ही कीजिए, जाके मिल गया। ये दोनों निर्णय हो सकते हैं, वो दोनों निर्णय कर सकते हैं, उसको करने के बाद एक अलग कर लें।
उसके बाद होगा, उस समय साक्षात्कार नहीं। नहीं, मेरे को लगता है एक बार कर लिया उससे नहीं, पूरा पूरा विचार वैसा बनना पड़ेगा, पूरा सेट। वही बोध, जैसे जैसे मैं जीवन हूँ, ये बोध होना है, या अध्ययन बोध होना है, इसका नाम साक्षात्कार। तो मैं जीवन हूँ, इसको स्वीकार करने के लिए मेरे को ही, मेरे अंदर कुछ अच्छे काम चाहिए, कुछ सामाजिक, बौद्धिक, प्राकृतिक नियमों का पालन चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थ्योरी में तो हो जाएगा, तर्क में मैं बता दूं। दूसरे के लिए, मेरे को स्वीकारने के लिए मेरे अंदर कुछ चाहिए। ये दूरी है। तर्क तक तो बहुत आराम से लोग कर ले, तर्क को फिर एक, जैसे मैं तैरना है, तैरने का मैं तर्क देके बता दूंगा, लेकिन मैं उतर के डूब जा रहा हूँ, वही तो स्थिति है ना। उसका मैं बता देता हूँ कि पूरा मैकेनिक्स समझा दूँ, उसका वेट इतना है, तो उसका वेट है तो उतना पानी आपको पीछे धकेलना पड़ेगा, उसका थ्योरी वगैरह सब बता दूंगा, गति वति कितने स्पीड से हाथ चलाना है, ये सब बता दूंगा, हाथ का डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या, कर नहीं पाऊँ। और जो आदमी तैर ले रहा है वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैर ले रहे हैं, तो उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन शरीर को इस ढंग से उन्होंने साथ लिया कि वो कर लेते हैं, वो सिखा भी देंगे, सिखा देंगे। करो, उसको सिखाने का तरीका क्या, पानी में फेंक फेंक देंगे और वो बचा भी देगा, आपको डूबेंगे। ऐसे तो लोग सीखते आए ना, तैरने का कोई कोर्स नहीं। एक मेरा मित्र सेना में गया, नौसेना में, उनको तैरना सिखाना था, तो फेंक दिया और जैसे किनारे आते थे लात मारता था। वहां पर 3 घंटा रहना है, मर जाओ तो मर जाओ, सब रह लिए पहले दिन। जो सीखा वो बताया है मुझे, तो लात मार उधर पकड़ तो एक लात मारा कर, एक दिन में बोले सीख, फ्लोटिंग करना आगे। अब बोले मैं कितने भी घंटे फ्लोट कर, 2-3 लात सीख गया, कोई थ्योरी व्योरी नहीं पड़ा। भैया आपको यदि समर सॉल्ट करना है, माने हवा में एक चक्कर लगाना है, वो एक ही बार में होगा, वो 2 बार में नहीं, उसका 2 बार होता ही नहीं, एक ही बार में करना है। हम भी छोटे में कर लेते थे, पानी में डाइव करना, ऐसे खड़े होके ऐसे करके उल्टा होके, उसे फर्स्ट टाइम में होगी, फर्स्ट टाइम। सब लोग का फर्स्ट जो होता है वही फर्स्ट टाइम होता है ना, उसके उसके पहले केवल डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और जैसे कूदे वो समझ में आ गया। एक तो साहस है, उसके बाद मुझे लगता है कि साहस करने में, और साहस का एक कारण है वातावरण, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। देखो वही मतलब, जब आदमी समझेगा तो कर लेगा। हम बिल्कुल कटा कटा सोचते हैं, जैसे मैं इस प्रकार की चीज सोचने लगता हूँ ना, इस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता हूं। इससे विपरीत जो है उनसे दूरी बनाने लगता हूं। प्रक्रिया कैसे होती है, हमारी जिंदगी में भी यही हुआ है। पहले दूसरे प्रकार के लोग थे, एक प्रकार का व्यक्ति अच्छा लगा, तो फिर धीरे धीरे उनके साथ दूरी बनाए, उसके बाद फिर उनके प्रभाव से मुक्त हुए, फिर ये वाला सर्कल बना, फिर इसमें अपने आप वो सब करते बन जाए। तो
तो वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित है। शिक्षा की वस्तु मतलब पहला बोलना, तर्क देना, उसके बाद जीना। हम उसको छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए बाबा जी जी नहीं रहे और बोल रहे हैं, क्या तो शिक्षा में जैसे न्याय है, तो न्याय का धारक वाहक कोई आदमी है, माने वो जी रहा है तब वो धारक वाहक है। धर्म है, उसका धारक वाहक कोई आदमी है, वो जी रहा है। हम उसको मिस करना चाहते हैं। अब जैसे अपन कोई गाड़ी का अध्ययन करेंगे, तो एक गाड़ी चाहिए ना चलता हुआ, तभी उसका अध्ययन होगा। वैसे मानव का एक अध्ययन चाहिए जीते। इसी को बोल रहे हैं कि न्याय का धारक वाहक है, धर्म का धारक है। और न्याय का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मन के अनुसार करें। तो बाबा जी मेरे मन के अनुसार चलेंगे कि उनके अनुसार मेरे को चलेंगे। नहीं, अभी भी आप कोई अभ्यास कर रहे हो, मानवीयता का या अति मानवीयता का या अमानवीयता का, जीने में मैं भी कर रहा हूँ। तो ये अभ्यास कभी भी नहीं छूट रहा है ना। अभ्यास हर समय अविभाज्य है। इस अभ्यास में जो अमानवीयता वाला भाग है उसको बंद करना पड़ेगा, जो मानवीयता वाला भाग है उसको लाना पड़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए उपाय सोचना पड़ेगा। मान लो हमारा वातावरण परमिट नहीं कर रहा है, तो उस वातावरण को बनाना पड़ेगा। इस ढंग से आगे बढ़ो। ये हमारे यहाँ फिर भी बहुत आसान है। मतलब जैसे स्वधन है, स्वधन एक प्रकार से आजकल जो कानून विधि से फंस गया है वो अलग है। नहीं तो जैसे स्वनारी स्वपुरुष, मतलब हम जो सभ्य समाज में पर नारी पर पुरुष की बात नहीं कर सकते, है ना, मतलब बोल ही नहीं सकते, पर पीड़ा की बात ही नहीं कर सकते। मतलब हमारे घरों में ये बोल ही नहीं सकते कि उसको मार दो, उसको पीट दो। एक दो गलती किसी का बोलो तो सुन लेंगे, फिर बोलेंगे तो भैया बार बार छोड़ दे यार, हो गया बहुत, क्यों उसकी बात। अच्छा, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, है ना। हमारे घर का बात आप खुद सोच के देखिए ना, आपके घर में कितना परमिट है दूसरों की बुराई करने की? नहीं। हमारा वातावरण इतना पॉजिटिव होके भी तकलीफ। अब लॉ में आ गए, पहले लॉ में नहीं था ये। नहीं, अभी लॉ में आया है, वो अभी वो एनफोर्स नहीं हुआ है। एक पीढ़ी में ये एनफोर्स हो जाए, भारी संकट है। देखो अभी हम स्कूल में स्कूल चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, एक पॉक्सो एक्ट है। मतलब छोटे बच्चों के साथ जो सेक्सुअल जो बिहेवियर है उसके लिए यदि कोई बॉय किसी बॉय को अश्लील चित्र दिखाता है तो उसको वो जेल में डाल। गर्ल किसी गर्ल को अश्लील चित्र दिखा रही है, इसको जेल माने सुधार गृह है, वो जेल है। और मान लो एक बॉय ने एक गर्ल को दिखाया और वार्डन को पता है, उसने उसको छुपा दिया, बॉय ने बॉय
तो वार्डन को जेल में डाल। अब सोचो ना, एक बॉय ने बॉय को असली चित्र दिखाया, मुझे पता चल गया, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा। पता है ना, बच्चे ने किया, मैंने उसको छुपा लिया, तो मेरे को जेल में आया। तो क्या जबरदस्त चीज है, कितना खतरनाक बना के रखी। वैसे ही एक और है, हमारे स्कूल में एक ठप्पा लगा के गए हैं, ये तंबाकू धूम्रपान या तंबाकू निषेध क्षेत्र। मैंने कोई बच्चा नहीं। हाँ हाँ, अरे हम क्यों लिखने वाले। हाँ, हर स्कूल में लिख के जाते हैं। अच्छा, हम बच्चों को कैसे बोलते हैं, देखो बेटा सरकार ये लगा के गई है, मैंने पीना मना है, तंबाकू रखना मना है। तुम्हारे पिताजी क्या बोलते हैं, तुम्हारी माँ क्या बोलती है, वही बोलती है। तो बेटा मैं तो तुम्हारे पिताजी की ओर से भी हूँ चौकीदार, और सरकार की ओर से भी। मेरी दोनों जिम्मेदारी है ना। मैं तुम्हारे पिताजी का भी प्रतिनिधि हूँ, पिताजी का, माँ का, भाई बहन का, और तुम्हारे सरकार का भी। अब बेटा मेरे ऊपर थोड़ी दया कर, ये नियम में नहीं। तो सरकार ने इतना कड़े कानून बनाए। जब मैं ये कानून बना ना धूम्रपान वाला, तो मैं बाबा जी के पास रह रहा था शायद। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि पब्लिक प्लेस में धूम्रपान बंद हो जाए। मैं तो देश को देख के आया था ना, मैं सोच ही नहीं सकता था वो बंद हो गया। अब कोई भी यदि करता है, उसको यदि आप बोलो कि भैया ये जगह नहीं है पीने की, हाँ भैया, तो ये लागू हो गया। मैंने नहीं सोचा। तो बहुत तेजी से ये कानून लागू हो रहे हैं और उसको लोग मान हाँ? तो कुछ चीजें, अब जो नीचे वाली जो लाइन है ना, उसको धीरे धीरे ऊपर उठो। नीचे वाली माने मैं मार दूंगा, मैं पीट दूंगा, मैं काट दूंगा, अब ये नहीं बोल। पहले ये बोलना बहादुरी थी, अब ये बोलना ही मूर्खता है। पहले हमारे बड़े जो हीरो हैं वो लोग संकल्प किए हैं, सबको काट डालेंगे। धीरे धीरे कहाँ आ रहा है नियम कानून, धीरे धीरे ज्यादा प्रभावी। पहले राजा किसी को मार सकते हैं, अब नहीं मार सकते। हमारे देश के राष्ट्रपति किसी को नहीं मार सकते। जो मृत्युदंड दिया जा रहा है, हालांकि उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर है, लेकिन फैसला करने वाला कोई एक राष्ट्रपति का नहीं है। मतलब हम ऐसे इसको मारने का वो नहीं चलेगा। और पानी का प्रयोजन, पानी की व्यवस्था में भागीदारी और पानी की पूरी व्यवस्था। तो ये जो जीवन क्रिया में हो रहा है साक्षात्कार बोधन में, इसमें अगर मैं ये बोलता हूँ कि पानी पीने से प्यास बुझता है, तो क्या इसमें से कौन सा भाग है जो कि साक्षात्कार में जाता है, कौन सा भाग बोध में जाता है, कौन सा भाग अनुभव में, या नहीं जाता है नहीं? तो क्या मतलब इसका चीज़ क्या है? नदी में जाता था, वहाँ शेर बैठा होता था, खा जाता था। उसको आदमी ने क्या लिया, सिस्टम बना लिया। एक कुआं बना, तालाब बना, पानी लाओ, सुबह जाओ, घर में पानी रखो, बर्तन बनाओ। वैसी भूख लगती थी तो खाना खाता था, उसने एग्रीकल्चर का सिस्टम बनाया, ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया, भंडारण का सिस्टम बनाया। तो जो मानव के जो चारों जो विषय है, वो विषय तो अनिवार्य है। उसको पूरा करने के लिए मानव ने सिस्टम बनाया और नियम बनाया, और उसका पालन करके हम चार विषय के प्रभाव से मुक्त हैं। तो यदि मैं लास्ट लाइन बोलना चाहूँगा तो वो है कि चार विषय तो अनिवार्य है। तो चार विषय का जो पहले स्तर का जो नियंत्रण है, उसका नाम है सामाजिक नियम, स्वधर्म,
स्वनारी या स्वपुरुष और भयापुरुष, ये चार विषय को कंट्रोल करते हैं। दूसरे स्तर पर तीन ऐसा, वही धन बल का, धन बल का, स्वधन जो है धन बल का और यश बल। तो ये चार विषय को फर्दर कंट्रोल किया गया। उसके बाद और कंट्रोल किया गया, उसका नाम है वोकेशनल, और कंट्रोल किया गया 100%, उसका नाम है। तो बेसिकली चार विषय को ही कंट्रोल करने का पूरी प्रक्रिया को डिजाइन किया, उसी का नाम है स्वधन, स्वधान, स्वपुरुष। देखिए इंटरनेशनल को पानी तो बोध होता है, चार अवस्थाओं का बोध होता है संस्कृति में से अस्तित्व। तो उसमें से चीज कौन सी जाती है जो बोध में जाती है, कि बोध में हो क्या रहा है, व्यवस्था का बोध हो रहा है। तो पानी का वो मटेरियल वहाँ जा ही नहीं रहा, जीवन में क्या है, पानी की व्यवस्था का बोध होता है। बट पूरा तो निरंतर चीजों का बोध होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट होता है। खाने की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो। खाने की व्यवस्था एक लाइन है, लेकिन उसको देखेंगे तो 365 दिन चाहिए। तो अलग अलग सब्जी होगी, अलग अलग दूध होगा, अलग अलग भोजन होगा, अलग अलग ये सब 365 दिन तक। तो इनको धीरे धीरे हमने अलग टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन मूल में तो एक ही चीज। अस्तित्व और संगठन विघटन। देखिए, संगठन विघटन, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, इनका स्वभाव मनुष्य को पता है, बाय डिफॉल्ट पता है। जो अधिक विकसित है ना, वो उसमें वो होता ही है। हमको जो पता करने की बात है वो है मानव का स्वभाव और मानव का धर्म। बाकी हमको पता ही है। इसके लिए कोई शिक्षा की वैसे भी जरूरत नहीं। एक बार में ही आदमी पता करता। देखो ना, जंगल में घूमते समय आदमी हाथी को देख कर डरा और साथ में ये भी सोचा कि इसको यदि मैं पकड़ लूंगा बहुत काम करेगा, और उसके बाद पकड़ लिया। तो वो तो बहुत पहले से ही कर लिया, आदि मानव कर लिया। बस इतना ही घूम फिर के, बाकी तो पता ही है भैया। और इसको सीधा कान ऐसा ना पकड़ के ऐसे पकड़ने वाला है कि भाई खाना बनाओ, घास उगाओ, गाय पालो, कपड़े सुखाओ, कपड़े धो, कपड़े बनाओ, गाड़ी बनाओ, धो, पढ़ाई करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पालो, बच्चों को घेर के रखो, बच्चों को कहानी सुनाओ। ये पूरे चीज का नाम है मिला के मानव परंपरा।
मेरे को लगता है अभ्यास वाले को हम मिस करते हैं, जबकि बचपन से हम अभ्यास करा रहे हैं। आपके बच्चे को आप घर में कुछ अभ्यास करा रहे हैं, भैया उठो, ब्रश करो, ये करो, वहाँ जाओ, ये करो, खाओ, खाने का समय हो गया, चलो उठो। हम शुरू कर, वो आया उसका नमस्ते करो, उसको प्रणाम करो, उसको हम करवा ही जा रहे हैं। और ये अभ्यास के बाद बच्चा जब बड़ा होता है, मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि हम सोचना कब सीखे, 18-20 साल के बाद सोचना सीखे, उसके पहले हम वैसे ही करते थे, कॉपी। इन सब चीजों को सोचते नहीं थे, कई बार विरोध करते थे, क्यों नमस्ते करने बोलते, क्यों पैर छूते, हमको नहीं आना है, सब करते थे। लेकिन अब हमको समझ में आता है, वही चीज मैं अपने बच्चों को करवाता हूँ, है ना। वो भी बोलती है कि तुम्हारे कारण मेरे को सब दबाते हैं। उसके ऊपर एक प्रेशर है कि अब मेरी बेटी है, उसको ये करना है, अच्छा तुमने ये कर दिया, लोग उसको ऐसे बोलते हैं। अभी भी एक दो टीचर ऐसे हैं जिसको पता नहीं क्यों मेरी बेटी है। नहीं नहीं, मतलब मैं इससे अधिक और क्या करूं, दूरी बनाऊं, उसके बावजूद उसको करूं। मतलब उसके टीचर को नहीं पता है कि वो मेरी बेटी है। सोचो ना कितना आश्चर्य है। तो वो एक दबाव भी पड़ता है और हम करवाते भी हैं। जैसे बच्चे साइकिल से जाते हैं तो एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए भी हमको सोचना है। उनको चलाने का सिखाते हैं, क्रम बनाए, पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, बीच में ये रहेंगे, उस क्रम को भी बीच बीच में बदलते रहते। इतने सारे चीजें हैं कि बच्चे सकुशल वहां तक पहुंच जाए, ये हमारी जिम्मेदारी, सेफ्टी है। बच्चों के साथ कोई ये ना हो, मिसबिहेव ना हो, वो सारी चीजों को हम ध्यान में रख के हम एक सिस्टम बना कर, उसके पीछे हमारी 2 गाड़ियां जाती हैं। वहां से 50 वर्कर हमारे यहाँ काम करने आते हैं, 50 बच्चे स्कूल में भी जाते हैं। उन सबके होते हुए भी हम लगातार करते हैं। तो बच्चों को किसी भी प्रकार का भय का वातावरण ना हो, उसके लिए हम एक वातावरण बनाए कंटिन्यूअस, अभय को उनको महसूस कराएं कि बिल्कुल तुमको चिंता की जरूरत नहीं। यही चीज पहले हमको बोलते थे, हमको कोई चीज खराब लगती थी। हमारा बोलने का तरीका थोड़ा ज्यादा रैशनल है। पर ये अभी जम गया है कि इतने सारे कार्यक्रम में ये सब अनिवार्य है। जैसे मान लो समाज में डॉक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, डॉक्टर बनना बुरी बात है नहीं, जरूरी है, मन है तो बनो। इंजीनियर बनना बुरी चीज है, बिना इसके हम घर नहीं बना सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। जगह जगह वो लोग बैठे। वकील हमको रोज जरूरत पड़ता है, सीए हमको रोज जरूरत पड़ता है, हम क्या करें। इनकी समाज में जरूरत है, हाँ वहाँ चोरी करना पड़ता है, भाई तुम नहीं करते, इसके बिना काम ही नहीं चलता। भाई पायलट, हमको प्लेन में घूमना है लेकिन किसी को पायलट नहीं बनना, ये कैसे चलेगा। कोई तो बनेगा, ट्रेन में चलना है तो कोई तो बनेगा, गाड़ी में चलना है कोई तो ड्राइवर बनेगा। तो ये जितने भी काम हैं अभी लगभग अनिवार्य हैं, 2-4 काम को छोड़ लगभग सब अनिवार्य है। इसमें किसी न किसी एक में मन लगाना पड़ेगा और उसको समर्पित भाव से सेवा करना पड़ेगा। व्यवस्था में भागीदारी का इतना ही मीनिंग समझ, इसके बाद ही साक्षात्कार होगा, इसके पहले व्यवस्था में भागीदारी है
या व्यवस्था को तोड़ा। तो ये लाइन आप समझो, यदि कोई भी व्यक्ति या फिर व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है या उसको बिगाड़ रहा है, हम कहाँ हैं? यदि हम बिगाड़ रहे हैं तो कभी सक्षम करते हैं। हाँ, खराब व्यवस्था बनी है, उसको सही में लाना यदि कर रहे हैं तो ठीक है, खराब वाले को तोड़ रहे हैं, पर खराब वाले को केवल तोड़ रहे नहीं, उसका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। थ्योरी में बोलने जाओ कुछ अलग है भैया, जब जीने जाओ तो अलग है। इससे एक घटना बताता हूँ, इस रिकॉर्ड में